इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है? अ सर्किट which converts change in physical process change in physical process such as temperature, light intensity into amplified voltage। बेसिकली क्या हो गया कि अगर आपकी कोई भी चीज चेंज होती है, आपका टेम्परेचर चेंज हो जाए, आपकी लाइट इंटेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, उसको ये वोल्टेज की फॉर्म में जो दिखा देगा, मतलब आपका जैसे सर्किट नहीं होते थे, जैसे हम लोग बात करते थे ट्रांसड्यूसर्स के अंदर, ट्रांसड्यूसर्स में अगर मान लो सपोज करो आपके पास प्रेशर का ट्रांसड्यूसर है, तो आप क्या कर रहे हो, उस पर एक फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करते थे, आपने उस पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर को आप इक्विवेलेंट वोल्टेज पे देख लेते थे। तो कई बार क्या होता है कि जो वोल्टेज होती थी ना, जो चेंज होता था, वो इतना होता नहीं था कि आप उसको सेंस कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज करते हैं, जो कि हमको ये बताता है कि अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रोसेस में कुछ चेंज आ रहा है, तो उसको आप इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका यूज करके आप सेंसरी फंक्शन, सेंसर की तरह सेंसर बना सकते हो कि भैया अगर प्रेशर इतना चेंज हो रहा है तो ये जो है ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, कि मतलब लाइक आप चाहते हो कि अरे अगर प्रेशर इससे ज्यादा बढ़ जाए, अगर आपका प्रेशर जो है वो 10 पास्कल से ज्यादा बढ़ जाए, तो बेसिकली पानी स्टार्ट हो जाए खेत के अंदर, ठीक है, या फिर एन नंबर ऑफ वेज। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें चेंज आता है, चेंज के बारे में बात कर रहा है, केवल ऐसा नहीं है कि प्रेशर को ये वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, हाँ, जब प्रेशर में जो चेंज हो रहा है, ये उसको वोल्टेज की फॉर्म में लेके आ रहा है, अब उस वोल्टेज से आप क्या करना चाहते हो ये आपकी जिम्मेदारी है। बट इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बेसिकली क्या करेगा कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, उसके अंदर जो चेंज होगा उसको शो कर देगा। ये पॉइंट क्लियर है? इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है, ये क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ओके, देखो अगर ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, तो देखिए यहां पे देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। दिस इज VCC, this is RC, this is RB, this is RA and this is RD, ट्रांसड्यूसर ब्रिज। पढ़ा होगा आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन में शायद, ट्रांसड्यूसर ब्रिज, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस RD को मैं जैसे दिखा देता हूं। इनिशियली क्या होता है आपके पास, इनिशियली क्या होता है कि RA, RB, RC एंड RD, ठीक है, इसमें RD जो है वो आपका ट्रांसड्यूसर है, RD जो है वो आपका ट्रांसड्यूसर है, मतलब उसके अक्रॉस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, जैसे अगर LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है, या सेनिस्टर या थर्मिस्टर्स हैं जिनके अंदर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। अब आपको क्या दे रखा है कि RA, RB, RC इज इक्वल टू R and RD is equal to R plus minus del of R। इसका मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर, इन द स्टार्टिंग, जब तक इसके ऊपर कोई भी फिजिकल प्रोसेस नहीं आ रहा है तब तक इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R रहेगी। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो इसलिए प्लस माइनस डेल ऑफ R, ठीक है, कि उस वो जो भी फिजिकल प्रोसेस है, हमें नहीं पता, लाइट भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से आपकी जो रेजिस्टेंस है वो प्लस माइनस डेल ऑफ R के हिसाब से इंक्रीज करेगी। बट इनिशियली क्या होगा आपके पास कि सारी रेजिस्टेंस जो होंगी इनिशियली, RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू RD, सब R के बराबर होंगे। जब तक कि हम वो फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक RD की वैल्यू भी जो है वो R के बराबर होगी। लेकिन जैसे ही आप फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करते हो, इसकी केवल RD की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, बाकी किसी भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर है?
यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ओके। देखो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, सो दिस इज सपोज करो वी ए, दिस इज सपोज करो वी बी, ऐसे आपके पास वी ए और वी बी दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, देखो स्टार्टिंग के अंदर वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो, है ना? वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा? ऐसा होगा? वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो होगा? बताओ, क्या वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो होगा? कोई भी? क्या वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो होगा? कोई भी बताओ, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे? क्या मैंने सही लिखा है ये? क्या ये जो मैंने लाइन लिखी है बिल्कुल सही है? क्या मैंने ये जो लाइन लिखी है ये बिल्कुल सही है? क्या मैंने ये जो लाइन लिखी है ये बिल्कुल सही है? अरे हाँ ना तो बोल, अरे कोई तो बताओ। अरे कहीं हो कि चले गए हो सब लोग? वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो। अरे यार सर्किट देखो, सर्किट देखो भैया, एक बात, हम बाकी सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू आर, ये होगा तो मैंने लिखा कि वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो। ये होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? बस सिंपल सा सवाल है इसमें याद। अरे, अरे एक बात बताओ, ये है आपके पास वीसीसी, क्या हो जाता है इसको, ये है आपके पास वीसीसी, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। क्या यहां से करंट फ्लो करेगा? क्या आर सी, इनकी इनके अंदर कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ ग्राउंड है, करंट तो फ्लो करेगा, सब आर है भैया। ऐसा है ना हमारे पास, अगर इसको ऐसा देखो, आर 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 आर, और यहाँ पे आपने ग्राउंड कर रखा है, यहाँ पे आपने लगा रखा है वीसीसी, तो यहां से करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? इसके अंदर I1 और I2, सपोज करो मैं नाम दे देता हूँ I1 I2, करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो करेगा तो ये वोल्टेज जीरो कैसे हो सकती है? तो गलत हो गया ना भाई। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी वोल्टेज? ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। इस पॉइंट पे वीसीसी है, इस पॉइंट पे वीसीसी है, तो देखो वीए की वैल्यू क्या होगी आपके पास? वीए की वैल्यू होगी आपके पास वीए इज इक्वल टू वीसीसी डॉट आरबी डिवाइडेड बाय आरबी प्लस आर ए, दैट इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू वीसीसी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू वीसीसी बाय टू। जब वीबी के बारे में बात करोगे, दैट इज इक्वल टू वीबी इज इक्वल टू वीसीसी डॉट आर ए डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर डी, दैट इज इक्वल टू वीसीसी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू वीसीसी बाय टू। वीए और वीबी जीरो नहीं होंगे, वीए और वीबी जीरो नहीं होंगे, वीए माइनस वीबी इज डेफिनेटली जीरो। बैलेंस ब्रिज, हम कहते थे ना कि इसके अंदर अगर आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इसके अंदर, बहुत पूछते थे हम लोग नेटवर्क के अंदर। वो इसी वजह से तो होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास वोल्टेजेस क्या हो गई, सेम हो गई। अगर वोल्टेजेस सेम हो जाएंगी तो जो करंट है आपका वो जीरो हो जाएगा। वी इज इक्वल टू वीबी तो है, बट वो दोनों जीरो नहीं है। वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके। देखो अगर ये पॉइंट क्लियर है ना, तो अब मैं एक साफ सी इमेज बनाता हूं।
दिस इज आर आर डी आर ए आर बी ट्रांसड्यूसर. ओके. R1 R1 R2 माइनस प्लस V out R2. सपोज करो दिस इज V1, दिस इज V2. ये जो सर्किट है इसका नाम क्या था? ये जो सर्किट है इसका नाम क्या था? क्या बोलते थे इस सर्किट को? ये जो सर्किट है इसका नाम क्या था? इस सर्किट का नाम क्या था आपके पास? डिफरेंस एम्पलीफायर. बिल्कुल सही. इसको बोलते थे डिफरेंस एम्पलीफायर. हाँ मैम बिल्कुल सही है. डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो V out इज इक्वल टू R2 बाय R1 V2 माइनस V1. है ना? V out इज इक्वल टू R2 बाय R1 मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1. ओके. अगर ये है आपके पास, ठीक है. अभी देखो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास ब्रिज क्या है? देखो अगर सबकी वैल्यूज R है, ये भी R है, मैं लिख देता हूं. अगर ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, तो इसका मतलब ये वोल्टेजेस जो थी वो सेम थी. दिस इज सपोज करो VA एंड दिस इज सपोज करो VB. ये दोनों वोल्टेजेस सेम थी. अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि V out की जो वैल्यू होगी, V out की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू R2 बाय R1 डॉट VB माइनस VA. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो V1 के साथ VA कनेक्ट कर दिया और VB के साथ हमने V2 कनेक्ट कर दिया. लिख सकते हैं. और देखो इस केस में जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यूज आर 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 और आर हैं, तो क्या हमारा जो वी आउट होगा, वी आउट होगा वो जीरो होगा या नहीं होगा? वी आउट जो है मेरा, जब ये सारी वैल्यूज आर हो जाएंगी तो जो मेरा वी आउट है वो जीरो होगा या नहीं होगा? वी आउट जो है वो होगा. ठीक है. ओके. कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं होगा? कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं होगा? कोई भी कोई भी कोई भी ऐसा है जिसको ये लगता है कि नहीं होगा? कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं होगा? मैम आप लोग? कोई भी? मैम आप लोग होगा. ओके. अच्छा अगर मैं कहता हूं कि ये आंसर गलत है, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, और आपसे बोला जाए कि इसमें ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर गलती क्या है, तो इसमें गलती देखो, इसमें गलती क्या है? जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वी आउट की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी आपको. गारंटी है. ठीक है, गारंटी है. आप इसको प्रैक्टिकली बना के देख लेना, आपको वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी. अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ गलती क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे कुछ गलती है और गजब गलती है इसके अंदर. तो कोई भी मेरे को ये बताएगा कि इसके अंदर गलती क्या हो रही है हमसे, हम क्या गलती करके चल रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं या मैं क्या गलती कर रहा हूं? सोचो. बेसिक नेटवर्क का फंडा है इसके अंदर, बेसिक नेटवर्क का फंडा है. तो बताओ इसके अंदर की क्या गलती हो रही है हमसे? देखो ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा पाप है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए? कोई बताएगा? माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप कि इसके अंदर वी आउट की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी. तो कोई बताएगा कि क्यों नहीं होगी?
वी आउट की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। सो -V2 है ना वहाँ पे? कहाँ पे सर? वहाँ ये पे अरे नहीं नहीं सर, वो तो गलती ऐसी चीजें मत पकड़ा करो। ये लो V2। नहीं नहीं नहीं, लॉजिकली सोच के देखो, बीइंग एन इंजीनियर क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं। प्लस माइनस V ऐसा ही होता था ना, ये ब्रिज जो होता था हमारे पास, दिस इज V R R R R, दिस इज रेजिस्टेंस R1। इस रेजिस्टेंस R1 के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा? इस रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट फ्लो करेगा? इस रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट फ्लो करेगा? 0। सब लोग मान रहे हैं कि 0 होगा, और उसका कारण अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहां पे वोल्टेज इस पॉइंट पे, दिस इज VA एंड दिस इज VB, यहां पे वोल्टेजेस क्या थी आपके पास? सेम थी। VA और VB बिल्कुल सही है मैम। VA और VB पे जो आपकी वोल्टेजेस थी वो बेसिकली सेम थी। इस वजह से इसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था कि VA की जो वैल्यू थी वो भी क्या थी? VCC/2, और VB की वैल्यू क्या हो गई? VCC/2। ओके, अब देखिए, सपोज कीजिए, जस्ट ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप क्या करते हैं, R1 R2 ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। क्या अब भी ये जो आपका ब्रिज है ये बैलेंस्ड रहेगा? क्या अब भी आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड रहेगा? अगर आप इस तरीके से R के पैरेलल में, जो नीचे जो R थे, इनके पैरेलल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R2 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 लगा देते हैं, तो क्या अब भी आपका जो सर्किट है वो बैलेंस्ड रहेगा? क्या अब भी आपका सर्किट जो है वो बैलेंस्ड रहेगा? नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है ना, सब लोग बोलते हैं नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे, देखो इस सर्किट को ऊपर देखो और इन्हीं चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग के अंदर आपका जो करंट था वो केवल इसी इसी के अंदर फ्लो कर रहा था, लेकिन जब आपने यहाँ पे डिफरेंस एम्पलीफायर लगाया, जब आपने यहाँ डिफरेंस एम्पलीफायर लगाया, तो ये जो है ये इस R1 के साथ गया, और ये वाला जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, देखो ये जो येलो से दिखा रहे हैं अब हम, ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ गया? पॉजिटिव की तरफ, और यहां भी आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिली R1 एंड R2। तो क्या अब ये जो ब्रिज था ये आपका बैलेंस्ड रहा कि नहीं रहा? क्या ये जो ब्रिज है ये आपका बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड ब्रिज है? अभी भी अब आपका ये जो ब्रिज है वो बैलेंस रहेगा कि अनबैलेंस्ड रहेगा? क्योंकि देखो आपका करंट क्या कर रहा है, आपका करंट जो है बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए था? VCC से सारा करंट इसी के अंदर फ्लो करना चाहिए था, लेकिन जो आपके कनेक्शन है डिफरेंस एम्पलीफायर के अंदर, उसकी वजह से क्या हो गया कि आपका जो करंट है वो R1 और R2 और R1, समझ गए कि ब्रिज जो था बैलेंस था, इसीलिए V आउट की वैल्यू 0 नहीं होगी आपके पास, क्योंकि VA और VB अब बराबर नहीं रहेंगे। VA और VB की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं रहेगी। इस वजह से ऐसा नहीं है कि यहां पे कुछ और हो जाएगा, बस V और VB की वैल्यू बराबर नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस तरफ कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है और इस तरफ कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है। इसका उपाय कोई बताएगा कि इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय क्या हो सकता है हमारे पास? इसका उपाय क्या हो सकता है हमारे पास? सॉल्यूशन क्या होगा इस चीज का? इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज का? आपके हिसाब से इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉल्यूशन, किसी के पास कोई सॉल्यूशन है? तीनों लोग जिन्होंने लिखा था अनबैलेंस्ड है, बिल्कुल सही है आपका। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके पास?
इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके पास? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके पास, बताइए। अगर R2 0 हो जाए तो? सर जी R2 को अगर आप जीरो कर दोगे तो फिर ये जो डिफरेंस एम्पलीफायर है काम नहीं करेगा। ओ, फिर ये डिफरेंस एम्पलीफायर जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम ये है। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, इसी के अंदर एक और सर्किट बनाते हैं, देखना, प्लस VCC RC RB RA RD। ओके, अगर ये है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास, तो ये था, ठीक है, इस ब्रिज के बैलेंस्ड रहने की कंडीशन क्या है? इस ब्रिज के बैलेंस्ड रहने की कंडीशन क्या होगी? इस ब्रिज के बैलेंस रहने की कंडीशन क्या होगी? कब ये जो ब्रिज है ये बैलेंस रहेगा? कब ये जो ब्रिज है ये बैलेंस रहेगा? क्या कंडीशन होगी हमारे पास इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए? इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी? इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? कोई भी? RC बाय, यार ये तो हो गया ना, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास कि सारी वैल्यूज R के बराबर हैं, ये सारी वैल्यूज R के बराबर हैं, तो वो तो है ही, वो कहानी तो हो गई मेरे पास कि ठीक है ये सब बैलेंस्ड है। इसके अलावा अभी जब ये हमारा अनबैलेंस्ड हुआ था, जब मैं इस पॉइंट को इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा था और इस पॉइंट को मैं इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा था, तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि जो मेरा सिस्टम जो है वो अनबैलेंस्ड ना हो? क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस सिस्टम, ये ब्रिज एम्पलीफायर की या ब्रिज ट्रांसड्यूसर ब्रिज की क्या कंडीशन है हमारे पास कि जो हमारा सिस्टम है वो अनबैलेंस ना हो? हमारा जो सिस्टम है उसकी क्या कंडीशन है कि वो अनबैलेंस ना हो? कोई भी? कोई भी? कोई भी? कोई तो सोचो। अच्छा, ये अनबैलेंस्ड हुआ क्यों था? ये अनबैलेंस्ड हुआ क्यों था ये बताओ? ये अनबैलेंस्ड हुआ क्यों था? ये अनबैलेंस्ड हुआ क्यों था? ये अनबैलेंस्ड हुआ क्यों था? कोई भी? ये बताओ कि जो सिस्टम था ये अनबैलेंस्ड हुआ क्यों था? VA VB अनइक्वल हो गए थे, बिल्कुल सही। और VA VB अनइक्वल होने का कारण क्या था? VA VB को अनइक्वल होने का, बिल्कुल सही लिख रहे हो मैम आप लोग, रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या था कि मेरा ये जो करंट था, जैसे सपोज करो IA और ये करंट है सपोज करो IB, इनकी वैल्यू मुझको क्या चाहिए होगी? इनकी वैल्यू आपके हिसाब से मुझे क्या चाहिए? क्योंकि करंट इधर फ्लो करने लग गया था रेजिस्टेंस की वजह से और यहां फ्लो करने वजह से, इसी वजह से तो अनबैलेंस हो रहा था। तो आप IA और IB की वैल्यू को क्या चाहते हो? आप IA और IB की वैल्यूज को क्या चाहोगे कि क्या होनी चाहिए आपके पास? IA और IB की वैल्यूज, आपके पास IA और IB की वैल्यूज आपको क्या चाहिए होंगी? बिल्कुल सही लिख रहे थे कि VA VB जो थे वो इक्वल नहीं थे। अब क्या था? बिल्कुल सेम, सेम नहीं चाहिए होंगे। सेम, या फिर सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा सेम करने के लिए? मेरे को सर्किट चेंज करना पड़ेगा। अगर उसको सेम करना है तो मेरे को इन सर्किट्स को मैच करना पड़ेगा कि यहां से कितना ले रहा है, उसमें लगेगा टाइम ज्यादा। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? IB ग्रेटर ग्रेटर नहीं मैम, ऐसा ऐड वन रेजिस्टेंस मैम, मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे एग्जैक्टली मुझको कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है।
क्योंकि ये है, उसके बाद ओपैम है। अपन प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं सिस्टम की, हम सिस्टम बना रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रैक्टिकल में भी लगाते हैं 0, बिल्कुल सही, कि हमारा IA और IB की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। इसका मतलब मेरा जो करंट है ना VCC के थ्रू, वो इसी सिस्टम में रहना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा, बफर लगाने का, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो इनकी रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट, इसके अंदर भी कोई करंट एंटर नहीं करेगा, इसके अंदर भी कोई करंट एंटर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये VA है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा आपके पास, VA हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर VB है तो आपका ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। और V out कैन बी रिटर्न एज R2 by R1 VB माइनस VA। और इस टाइम पे अगर आपका ब्रिज जो था वो बैलेंस था, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो V out इज डेफिनेटली जीरो। V out इज डेफिनेटली जीरो। हमको क्या था, बस बफर लगाने की जरूरत थी। क्लियर, हमको क्या था, बेसिकली बफर लगाने की जरूरत थी, हमको केवल बफर लगाने की जरूरत थी। ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो फिर सब कुछ क्लियर है आपको। क्योंकि अब क्या होगा, IA निकल नहीं सकता बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, दिस रेजिस्टेंस इज टू हाई, इसके अंदर कोई करंट एंटर नहीं करता है हमारे पास। वहां पे मैं चेंज करता तो R1 और R2 मुझको नहीं पता, और फिर उसके बाद क्या होता, R1 और R2 के अंदर टॉलरेंस भी होता है, लेकिन हमें पता है इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली देयर आर चांसेस कि इसके अंदर कोई करंट एंटर नहीं करेगा, बफर बना दिया हम लोगों ने। और यही क्या होता है हमारा लोडिंग इफेक्ट। ये क्या था, लोडिंग इफेक्ट, कि अगर मैं बफर नहीं लगा रहा था तो VCC से हम लोग क्या कर रहे थे, करंट ड्रॉ कर रहे थे। अब जो करंट होगा ना VCC से, वो इस सिस्टम के अंदर ही रहेगा, वो इस ब्रिज में ही रहेगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? सर बफर लगाने से V out जीरो आएगा, जीरो आएगा। हाँ अगर बैलेंस रहेगा, क्योंकि देखो अगर बैलेंस्ड है तो IB की वैल्यू जीरो, अगर बफर है इसका मतलब ये जो करंट होगा ये जीरो हो जाएगा, है ना। ओके ठीक, अब देखो आपको ये पता लग गया। अब देखो अगर हम VB की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये भी R है ये भी R है, तो VB की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, VB इज इक्वल टू VCC बाय 2। लेकिन इस केस में अगर हमारे पास, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस थी ये चेंज होती है, R इज इक्वल टू R प्लस माइनस डेल ऑफ R। अब हम इसको यूज करेंगे तो VA की जो वैल्यू है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू R VCC डिवाइडेड बाय R divided by R plus minus del of R, that is equal to VA is equal to VCC divided by R 2R plus del of R। इसमें कोई दिक्कत, इन दोनों वैल्यूज के अंदर कोई दिक्कत VB और VA की वैल्यूज में? अब हमने जो सर्किट बनाया बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेल आर के हिसाब से हमारा आउटपुट किस तरीके से चेंज होगा। अब हम लोग देखेंगे कि डेल आर के हिसाब से हमारा जो आउटपुट होगा वो कैसे चेंज होगा। यहां तक क्लियर है? V और VB की वैल्यू क्लियर है आप लोगों को? VA और VB की वैल्यू क्लियर है आप लोगों को? ओके अगर देखो ये क्लियर है आपको, ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो देखो अब उसकी जरूरत नहीं है मेरे को केवल कैलकुलेशंस करनी है। V out इज इक्वल टू R2 बाय R1 VB माइनस VA, ये था मेरे पास। तो V out के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 बाय R1 VB इज इक्वल टू, अगर हम VB के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज इक्वल टू VCC बाय 2 माइनस दिस इज इक्वल टू VCC डॉट R डिवाइडेड बाय 2R प्लस माइनस डेल ऑफ R। ये इक्वेशन है V आउट के लिए। अब देखो V आउट इज इक्वल टू R2 बाय R1, VCC बाहर ले लेते हैं, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2R प्लस माइनस डेल ऑफ R एंड दिस इज R। ऊपर पुट करते हैं, R2 बाय R1 VCC 2R प्लस माइनस डेल ऑफ R माइनस 2R डिवाइडेड बाय 4R प्लस माइनस 2 डेल ऑफ R। ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बचा है R2 बाय R1 डॉट VCC प्लस माइनस डेल ऑफ R डिवाइडेड बाय 4R प्लस माइनस 2 डेल ऑफ R। ठीक है, अभी कहानी क्या होती है हमारे पास कि जो ये 2 डेल ऑफ R होगा ये 4R के कंपैरेटिवली बहुत
कम होता है, मतलब जो चेंज होगा ना आपके पास आरडी के अंदर, जो डेल आर होता है, मतलब जो चेंज होता है, दिस चेंज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर। मतलब हमारे लिए चेंज तो होगा, बट कंपेयर टू आर के हिसाब से डेल ऑफ आर के अंदर जो चेंज होता है, जैसे अगर ये 1 किलो ओम है, तो जो चेंज है वो कभी भी 1 किलो ओम के आसपास नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा, 200 ओम, 300 ओम, 400 ओम, बस यहां तक। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू है आपके पास 4r इज ग्रेटर देन 2 डेल ऑफ आर, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आप देखेंगे तो आपके पास वी आउट की जो वैल्यू आएगी, वी आउट इज इक्वल टू R2 बाय R1 डॉट VCC डॉट प्लस माइनस डेल ऑफ आर डिवाइडेड बाय 4r। अब देखो ध्यान से देखना, इसके अंदर R2 R1 कांस्टेंट, VCC कांस्टेंट, R कांस्टेंट, इसका मतलब V आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस डेल ऑफ R। इसका मतलब कि जैसे